मेरा देवर मेरे लिए रोजाना बाहर से खाने के लिए समोसा लाता, जिसको खाते ही मैं गहरी नींद में सो जाती और जब सुबह उठती तो मुझे कुछ याद नहीं होता। मेरे पूरे जिस्म में दर्द होता, मेरे बाल बिखरे हुए होते, मुझसे चला भी नहीं जाता। मैं ये देखकर बहुत हैरान होती। एक दिन रात जाने के लिए मैंने देवर की लाई हुई चीज नहीं खाई और सोने का नाटक करने लगी, लेकिन तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब देवर ने मेरे साथ अपनी मेरा नाम किरण है, आज मैं आपको अपनी जिंदगी में होने वाले ऐसे किस्से के बारे में सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे माँ बाप मर चुके थे। मैं बहुत सीधी सादी लड़की थी। हम 4 बहनों का अकलौता भाई था और हम 4 बहनें थी। हम 4 बहनों का खर्च हमारे भाई उठाया करते थे। जबकि भाई की शादी हो चुकी थी, जिंदगी बस ठीक ठाक ही गुजर रही थी। भाई अपनी बीवी के कहने में आकर हमारी ख्वाहिश को ज्यादा पूरा नहीं करते थे। वो हमेशा अपनी बीवी के कहने पे ही चलते थे। मुझे बाजार की चटपटी मसालेदार चीजें खाने का बड़ा शौक था, लेकिन हमें तो वही घर की रूखी सूखी दाल सब्जी ही खाने को मिलती थी। कभी कभी मेरी छोटी बहन भाभी से कह दिया करती थी कि भाभी कभी तो कुछ अच्छा खाने के लिए बना लिया करो। भाभी कहती थी कि मेरे शौहर के सर पर तुम 4 बहनों का बोझ है। 2 बहनों की वो शादी कर चुका है, अभी तुम और बाकी रह गई हो। तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है जो तुम्हारी मर्जी का खाना मिला करे, जो मिल रहा है चुपचाप खा लो। मेरी बहन ही खामोश हो जाया करती थी, लेकिन मैंने कभी अपने भैया भाभी से कोई शिकायत नहीं की थी। मैं 20 साल की हो गई थी तो मेरे लिए एक रिश्ता आया। मेरे भैया को वो रिश्ता पसंद आ गया और जल्द से जल्द उन्होंने मेरी शादी कर दी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर नहीं थे, सिर्फ मेरा शौहर का एक छोटा भाई था। मेरे शौहर का नाम जफर था और मेरे देवर का नाम तलहा था। दोनों भाइयों की शादी एक साथ एक दिन ही हुई थी। मेरे ससुराल में ये दोनों भाई जब से इनकी माँ का इंतकाल हुआ था, दोनों बाहर का खाना खाते थे। लोगों ने इन्हें मशवरा दिया कि तुम दोनों जवान हो तो तुम अपनी शादी करके अपनी बीवियों को घर लेकर आओगे तो वो तुम्हें अच्छा अच्छा और मजेदार खाना बना कर खिलाएंगी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में कोई परेशानी भी नहीं रहेगी। महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए दोनों भाइयों ने सोचा हम दोनों भाई एक ही दिन अपनी शादी कर लेते हैं। मेरा देवर जिस लड़की से प्यार करता था उसकी शादी उसके साथ हो गई। मेरी देवरानी मेरे देवर की उम्र की ही थी और मेरी देवरानी की उम्र भी 24 साल ही थी, जबकि मेरे शौहर की उम्र 30 साल थी। मेरे शौहर मुझसे उम्र में काफी बड़े थे क्योंकि मेरी उम्र तो अभी सिर्फ 20 साल ही थी। शादी होने के बाद 2 बहुएं एक साथ घर में आ गई। मेरी बहन की शादी एक भरे हुए ससुराल में हुई थी। इसके ससुराल में सास ससुर और जेठ देवर और कवारी नंदे भी मौजूद थी। इतने बड़े खानदान का खाना मेरी बहन अकेले ही बनाती थी और सारा काम खुद ही करती थी। मेरी शादी पर मेरी बहन मुझसे कह रही थी कि तुम तो बहुत खुश नसीब हो जिसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। तुम्हारे ससुराल में तो सिर्फ तुम्हारे देवर और शौहर के अलावा कोई नहीं। तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह तो नहीं गुजरेगी, बल्कि बहुत अच्छी और खुशी खुशी गुजरेगी। मेरी शादी तो भैया ने इतने बड़े खानदान में कर दी है जहाँ पर मैं तंग आ गई हूँ। मैं भी इस बात को दिमाग से सोचती थी तो अपने आप को खुश नसीब समझती थी और सोचती थी कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। शादी के 10 दिन तक तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन मेरी देवरानी बहुत चालाक थी, जबकि मैं इसकी जेठानी थी। मुझे इस पर हुक्म चलाना चाहिए था, लेकिन वो तो उल्टा मुझ पर ही हुक्म चलाती थी। मेरी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ती थी। वो बड़ी अजीब सी थी। उसने मुझे हर तरह से तंग करना शुरू कर दिया था। मेरा देवर भी अपनी बीवी का ही साथ दिया करता था। इसकी बीवी सारा सारा दिन आराम करती थी और मैं घर का काम किया करती थी। मैं चाह कर भी अपनी देवरानी से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे यहाँ पर ज्यादा बोलने से मेरे शौहर को या फिर मेरे देवर को मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। मेरी देवरानी इतनी चालाक थी कि अपने शौहर और जेठ के घर आते ही घर के कामों में लग जाती थी और इनके पीछे से काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। मेरी देवरानी उम्र में मुझसे ज्यादा बड़ी थी, इसलिए मेरे साथ इतनी चालाकी दिखाती थी। वो मेरे साथ बिल्कुल मेरी सास बनना चाहती थी। मुझे लगता था अगर मेरी सास जिंदा होती तो शायद इसकी तरह ही मेरे ऊपर हुक्म चलाती, लेकिन मैंने देख लिया था कि मेरा देवर भी कुछ कम नहीं है। वो अपनी बीवी को जब काम करते हुए देखता है तो मुझे डांटता है, भाभी आपको शर्म नहीं आती मेरी बीवी से घर का इतना सारा काम करवाते हुए? आप बड़ी हो, घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं जब भी घर में आता हूँ मुझे मेरी बीवी ही काम करती हुई दिखाई देती है। आप ही कुछ करती हो या नहीं? मैं अपने देवर से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर मेरे कुछ कहने पर इसने मेरे शौहर से शिकायत कर दी तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। बस इसी बात का ख्याल करते हुए मैं अपने देवर को पलट कर कभी भी जवाब नहीं देती थी। मेरे शौहर का काम तो ऐसा था कि वो ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। जब वो काम से घर वापस लौटते थे तो कभी मैं इनसे अपनी देवरानी के बारे में कोई बात कह भी देती थी तो वो मुझे बहुत बातें सुनाते थे कि पहले ही मैं थक
हार कर घर आया हूँ और घर आकर तुम्हारी भी बातें सुनूं। अब मैंने अपने शौहर से इस बारे में कोई बात करनी ही छोड़ दी थी। मेरी जिंदगी तो शादी के बाद और भी ज्यादा खराब हो गई थी। एक दिन मेरे शौहर और देवर की छुट्टी थी। मेरी देवरानी लगातार मेरे साथ काम में हाथ बटा रही थी। दोनों भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे। मेरी देवरानी स्टोर रूम की सफाई करने के लिए चली गई थी और मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी, लेकिन मेरी देवरानी को सफाई करते हुए आधा घंटा हो गया था। वो अभी तक स्टोर रूम से बाहर नहीं आई थी। तभी मेरे शौहर और देवर भी घर आ गए। जब मेरे देवर की नजर स्टोर रूम की तरफ पड़ी तो मेरी देवरानी स्टोर रूम में बेहोश पड़ी हुई थी। हम सब लोग इसको बेहोश देखकर घबरा गए थे। इसे देखकर लगता था कि इसकी जान निकल चुकी है। हम तीनों जल्दी से इसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, आप तो पहले ही इन्हें मार कर ला चुके हो या आने से पहले ही ये मर चुकी है। हम इन्हें नहीं बचा सके। पता चला कि मेरी देवरानी को करंट ने पकड़ लिया था, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। घर में ही रह के मुझे इसके मरने की ना खबर हुई थी और ना ही करंट लगने से इसकी कोई आवाज निकली थी। शायद इसकी मौत इसी तरह आनी थी। घर में एक अजीब तरह का किराह मच गया था। अफसोस मुझे भी बहुत हो रहा था। मेरी देवरानी इस दुनिया से चली गई थी। मेरे देवर को अपनी बीवी के मौत का बहुत बड़ा झटका लगा था। अब मैं अपने घर पर अकेली रह गई थी। मेरा शौहर और देवर काम पर जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता सब अपनी रूटीन पर वापस आ गए। मेरा देवर भी काफी हद तक संभल चुका था। मेरे देवर का काम हल्का चल रहा था, जिसकी वजह से वो ज्यादातर घर में ही रहता था। मैं सोचती थी कि चलो अच्छा है, मैं भी घर में अकेली रहती हूँ। मुझे अकेले घर में डर लगता था, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी मेरी देवरानी मेरे साथ घर में रहती थी। अब जब से इसकी मौत हुई है तो मुझे अकेला घर में रहना बहुत मुश्किल लगता है। मेरा देवर काफी टाइम से अपने काम पर नहीं जा रहा था। कभी कभी किसी दिन 1-2 घंटे के लिए चला जाता था। एक दिन मैं किचन में खड़ी हुई खाना बना रही थी, तभी मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। जब मैंने पलट कर देखा तो वो मेरा देवर था। मैंने कहा, हाँ बोलो तलहा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, कोई काम है तो बताओ। तो उसने मेरी तरफ समोसा बढ़ाया और कहने लगा, भाभी आप कितनी देर से काम कर रही हो, मैं आपको देख रहा हूँ। मैं आपके लिए बाजार से जाकर समोसा लेकर आया हूँ। जिस दिन से मेरी बीवी मरी है सारे काम का लोड आपके ऊपर आ गया है। मेरी बीवी तो इस दुनिया से जा चुकी है। मैं नहीं चाहता कि इस घर का काम करते करते आप भी इस दुनिया से चली जाओ। भाभी आप अपना ख्याल रखा करो। आप पर तो अब आहिस्ता आहिस्ता जवानी चल रही है। अब तो आप और भी ज्यादा खूबसूरत होती चली जा रही हो, लेकिन आपकी खूबसूरती को इस घर के कामों ने दबा कर रखा हुआ है। लो ये समोसा खा लो। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी अपने देवर की बातों पर। ये किस तरह की बातें कर रहा था और इस बात पर भी हो रही थी कि मेरे देवर को मेरा इतना ख्याल कब से होने लगा। वो मेरे लिए खुद जाकर बाजार से समोसा लेकर आया है। भूख तो मुझे सच में बहुत लग रही थी। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर समोसा ले लिया और खा लिया और अपने देवर को शुक्रिया बोला। अब जब मेरा देवर अपनी बीवी के ना होने पर मुझे सारे घर का काम करता हुआ देखता होगा तो उसे जरूर मुझ पर तरस आता होगा। मुझे लगा कि शायद इसी बात से मेरे देवर का दिल नरम पड़ गया होगा, क्योंकि इसकी बीवी भी घर की सफाई करने की वजह से ही इस दुनिया से चली गई थी। मेरे देवर और देवरानी की पसंद की शादी हुई थी। शायद अब इसे रह रहकर अपनी बीवी का ख्याल आता होगा। मेरी देवरानी घर से क्या चली गई थी। घर में अभी तक कोई अच्छा खाना नहीं बन रहा था और घर में अभी तक शोक का माहौल बना हुआ था। मैंने गलती से अपने मोबाइल में गाने बजा लिए तो मेरे शौहर मुझसे झगड़ा करने लगे, जबकि मेरी देवरानी की मौत का महीना हो चुका था। आखिर कब तक ये लोग घर में मौत होने का रोक मनाते रहते। अपने शौहर की बातें सुनकर मैं भी खामोश हो गई और मैंने इनसे माफी मांग ली। मैंने कहा, माफ कर दो, मैं बोर हो रही थी इसलिए मोबाइल में गाने लगा लिए। मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें क्या पता मेरे भाई पर क्या गुस्से रही होगी। वो हम दोनों को एक साथ देखता होगा तो इससे अपनी बीवी की कितनी याद आती होगी। एक दिन शाम के टाइम पर मेरा देवर मेरे लिए समोसा लेकर आया। इस तरह की चीज वो अपनी बीवी को घर से बाहर ले जाकर खिलाया करता था। वो दोनों मियाँ बीवी तो बाहर जाकर खूब मजे की चीजें खाकर आते थे, लेकिन कभी कभी मेरे शौहर मुझे घर से बाहर इस तरह की चीजें खिलाने के लिए लेकर नहीं गए थे और ना ही कभी घर पर लेकर आए थे। और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। अपने कमरे में बैठकर खूब हंसी मजाक की बातें करते थे और मैं इनकी हंसी मजाक की बातें सुन सुनकर अपने दिल को समझाती रहती थी, क्योंकि मेरे शौहर तो मुझसे ढंग से बात तक नहीं किया करते थे। मैंने अपने देवर से कहा, तुम्हें अपनी बीवी की याद आ रही है इसलिए तुम अपनी बीवी की पसंदीदा चीजें घर में लेकर आए हो। वो कहने लगा, नहीं भाभी, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपने ऐसी चीजें नहीं खाई है ना, और इस बारे में आपको भैया को बिल्कुल भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा, लेकिन अगर इस बारे में मेरे शौहर को पता चल गया तो मेरे देवर ने कहा, नहीं भाभी, इन्हें कैसे पता चलेगा। आप जल्दी से समोसा खा लें और वैसे भी भैया को आपका कोई ख्याल ही नहीं है। ये बात तो ठीक
ठीक थी, मेरे शौहर को मेरा कोई ख्याल ही नहीं था। मेरे मजे से समोसा खाया और इसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ, मेरे सर पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। मैं सोई तो अपने कमरे में थी, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अपने देवर के कमरे में पाया। जब सोकर उठ के देवर के कमरे से निकली तो मेरे शौहर बाहर ही खड़े थे। उन्होंने मुझसे सवाल किया, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? मैंने कहा, पता नहीं, मैं यहाँ पर कैसे आ गई और मैं तलहा के कमरे में सो क्यों रही थी, कुछ याद नहीं। मेरे शौहर ने कहा कि मैं जब कमरे में आया तो तुम सो रही थी, लेकिन मैं किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। इसके बाद जब घर में आकर देखा तो तुम कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने कहा, मुझे पता ही नहीं कि मैं किस टाइम सोई और कब तलहा के कमरे में आकर लेट गई। मेरे शौहर ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला? ऐसी अजीब अजीब हरकतें मत क्या करो, तुम खुद चलकर ही तलहा के कमरे में गई होगी, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किस वक्त इसके कमरे में चली गई और जाकर सो गई। मेरे देवर ने कहा कि जब मैं अपने कमरे में आया तो भाभी मेरे कमरे में लेटी हुई सो रही थी। मैं भाभी को देखकर चुपचाप बाहर आ गया था और शहर में लेट गया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और मैं किस तरह से अपने देवर के कमरे में चली गई। मेरे देवर ने मेरे शौहर से कहा कि कोई बात नहीं भैया, भाभी गलती से मेरे कमरे में आ गई होंगी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, घर से तो बाहर नहीं गई, मेरे कमरे तक ही तो आई थी। देवर ने मेरे शौहर को चुप करवा दिया। मेरे शौहर ने भी कहा कि ठीक है, आइंदा ऐसी गलती मत करना। सारा दिन मैं यही सोचती रही थी, मैं अपने कमरे में सोई और देवर के कमरे में मेरी आंख खुली, ये सब कुछ क्या हो रहा था? मैं सोच कर परेशान हो गई थी। मैं बहुत सीधी थी और छोटी छोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया करती थी, लेकिन जब से ससुराल आई और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का ख्याल रखना पड़ता था। मेरी दिवरानी की जब से मौत हुई थी, घर पर कोई ना कोई आता जाता रहता था। एक दिन मेरी शौहर की खाला हमारे घर रुकने के लिए आई थी। उस रात मेरे शौहर की खाला हमारे घर रुकी हुई थी और उस रात भी मेरे साथ यही हुआ। मैं सोई तो अपने कमरे में थी, लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने देवर के कमरे में उठी। मेरे शौहर की खाला भी इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी और मेरे शौहर से शिकायत कर रही थी कि तुम्हारी बीवी कैसी है, शर्म नहीं आती इससे अपने देवर के कमरे में सोते हुए। मेरे शौहर तो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे थे और मुझसे उन्होंने बात करना भी कम कर दिया था। ना ही इन्हें मेरी किसी बात का ख्याल था। मेरी तबीयत भी खराब होती थी तो मुझे डॉक्टर के पास तक नहीं लेकर जाते थे, ना मेरे करीब आते थे, ना इन्हें मेरी कोई फिक्र होती थी। न जाने वो मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते थे, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मैं बड़ी परेशान थी कि मैं क्या करूं। मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ दिन ब दिन बदलता ही चला जा रहा था। वो तो मुझे छोटी छोटी बात पर डांटते रहते थे और हमेशा मुझसे झगड़ते रहते थे। मुझे रह रहकर अपनी किस्मत पर रोना आता था। शादी से पहले भैया भाभी के घर पर नौकरानियों की तरह बनकर रहती थी और शादी के बाद पहले तो दिवरानी तंग किया करती थी, बल्कि वो तो हमेशा मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरती रहती थी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी, लेकिन मेरे शौहर को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं थी। मेरे शौहर ने मेरे बारे में जानना तक छोड़ दिया था, ना ही वो मुझे नजर उठाकर देखते थे। हमारे बीच में मियाँ बीवी वाला कोई रिश्ता नहीं बचा था। हम दोनों एक घर में रहते हुए भी अनजानों की तरह रहते थे। मैं अपने शौहर से बात करने की बहुत कोशिश किया करती थी, लेकिन मैं हर बार इस कोशिश में नाकाम रहती थी। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती थी? मैं सिर्फ अपने शौहर से माफी मांग सकती थी और इनसे बात करने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन मेरे शौहर को किसी बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं बस रोती रहती थी और अपने ससुराल में जैसे तैसे जिंदगी गुजार रही थी। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ ने मुझे बहुत सब्र करना सिखाया था, लेकिन अब मेरे सब्र की हद हो चुकी थी। मुझ में अब सब्र करने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। मैं फिर भी सब्र करने की कोशिश करती थी, बहुत ध्यान से हर काम करती थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा शौहर मुझे फिर से गलत समझने लगे। जिन लड़कियों में शर्म होती है वो खुद ही गलत कामों से पीछे हट जाती हैं। मेरे शौहर पहले के मुकाबले बिल्कुल बदल चुके हैं। पहले तो थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत जता दिया करते थे, लेकिन अब तो वो मुझसे बात तक करना भूल गए थे। कम से कम मेरे साथ बैठकर खाना खा लिया करते थे और मुझसे एक दो बातें कर लिया करते थे, लेकिन अब तो वो सब कुछ ही भूल गए थे। लेकिन मेरा देवर इन दिनों मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। वो मेरा ख्याल रखता तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा देवर रोज शाम को मेरे लिए कोई ना कोई खाने पीने की चीज लेकर आता था। कभी बर्गर तो कभी पिज्जा तो कभी समोसा लाता था। मुझे इसकी लाई हुई ये चीजें बहुत पसंद आती थी, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी कि जब भी मैं अपने देवर की लाई हुई कोई भी चीज खाती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आती थी और इसके बाद मैं अपने देवर के कमरे में मिलती थी और इसके बाद फिर वो सहन में चारपाई पर सोया हुआ मिलता था। मेरे शौहर ने कहा कि तुम रात को ही अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया करो, लेकिन मेरे देवर ने कहा कि मेरे कमरे के दरवाजे का लॉक खराब हो गया है। फिर मेरे शौहर ने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो इनके दोस्तों ने इन्हें बताया कि लगता है तुम्हारी बीवी को नींद
में चलने की आदत है या फिर वो किसी दिमागी बीमारी का शिकार हो रही है। जब किसी इंसान को ये बीमारी होती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो रात को सोते टाइम पर क्या कर रहा है। वो नींद में चलकर कहीं भी चला जाता है और अगर दिमाग की बीमारी होती है तब वो कुछ भी करता है तो उसे किसी बात की कोई खबर नहीं होती। मुझे तो पता ही नहीं चला ये बीमारी मुझे कब और कैसे हो गई। मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मैं नींद में चलकर अपने देवर के कमरे तक कैसे चली जाती हूँ। मैं बहुत तंग आ गई थी। आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था। मुझे कुछ पता कैसे नहीं चल पा रहा था कि मैं नींद में कब और कैसे अपने देवर के कमरे तक पहुंच जाती हूँ। मेरे शौहर ने एक दिन मुझसे कहा कि तुम 2-3 दिन के लिए अपने भैया भाभी के घर चली जाओ। शायद तुम यहाँ पर रह रहकर पागल हो गई हो। 2-3 दिन अपने घर पर रहोगी तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। अगले ही दिन मैं अपने भैया भाभी के घर चली गई। मैंने अपनी छोटी बहन से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सो रही होती थी और सुबह को मैं कहीं और तुम्हें मिलती थी? मेरी बहन मेरी बात को समझ नहीं पा रही थी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर मैंने इसे अपने ससुराल में होने वाले वाक्य के बारे में बता दिया। मेरी बहन ये सुनकर बहुत हैरान हुई थी। कहने लगी, आप ही ऐसा नहीं हो सकता। शादी से पहले तो आप मेरे साथ ही सोती थी, बल्कि आपको इतनी ज्यादा गहरी नींद आ जाती थी कि कभी कभी आपको उठाने की कोशिश करती थी तो आप अपने टाइम पर ही उठती थी। मैंने आपके अंदर कभी ऐसी कोई हरकत नहीं देखी। जरूर आपके शौहर को कोई गलत फहमी हो रही है। मैंने कहा, छोटी गलत फहमी कैसे हो सकती है? मैं जब रात को अपने कमरे में सोती हूँ और जब मेरी आंख खुलती है तो मैं खुद अपनी आंखों से देखती हूँ कि मैं अपने देवर के कमरे में इसके बिस्तर पर लेटी हुई हूँ। मेरे शौहर भी वही देखते हैं जो सच में हो रहा होता है। ये कोई गलत फहमी नहीं हो सकती। मैं बड़ी परेशान थी कि आखिर ये बीमारी मुझे कब हुई थी, या अगर हुई थी तो फिर इस बारे में मुझे पता क्यों नहीं चला। बस मैं यही सोच कर परेशान हो रही थी कि ये बीमारी अगर मुझे थी तो फिर मुझे ये मायके में क्यों नहीं हुई, ससुराल में जाने के बाद ही क्यों हुई। मैंने सोचा क्या मैं अपने भैया भाभी के घर आ गई हूँ तो देखती हूँ यहाँ पर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है या नहीं। लेकिन मैं जब रात को सोई तो अपने कमरे में ही थी अपनी बहन के साथ, और जब मेरी आंख खुली तो मैं जिस बिस्तर पर सोई थी उसी बिस्तर पर मौजूद थी। मैं बड़ी हैरान थी कि अगर ये बीमारी थी तो फिर मेरे मायके में मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर भी तो नींद में चलकर मैं किसी और के कमरे में जा सकती थी। मैं 2-3 दिन अपने भैया भाभी के घर पर रही। मेरी ऐसी कोई भी गलत हरकत मेरे भाई या भाभी या मेरी बहन के सामने नहीं आई थी। इन 2 रातों में एक बार भी मैं अपने बिस्तर से दूसरे बिस्तर तक नहीं गई थी। मैं जिस बिस्तर पर सोई थी सुबह उठने पर भी उसी बिस्तर पर होती थी। मैं जब अपने ससुराल आ गई तो मैंने आते ही सबसे पहले ये बात अपने शौहर को बताई और कहा कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो मेरी छोटी बहन मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सो रही थी, आप उससे भी पूछ सकते हो। लेकिन मैं बड़ी हैरान थी कि मेरे शौहर को मुझ पर यकीन नहीं आया। उन्होंने मेरी पूरी बात को पलट दिया और कहने लगे, तो फिर तुम ही बताओ कि तुम यहाँ पर ऐसी हरकतें क्यों करती हो, क्यों जाती हो मेरे छोटे भाई के कमरे में? क्या तुम मेरे भाई की बीवी की जगह लेना चाहती हो? अपने शौहर के मुंह से ये बात सुनकर मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। आखिर मेरे शौहर ये सब कुछ क्या कह रहे थे? मैंने अपने शौहर से कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ ये सब कुछ कैसे और क्यों होता है। मेरे शौहर ने तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था। मैं सोच रही थी कि मेरे शौहर इतना ज्यादा कैसे गिर सकते हैं कि इन्हें अपनी बीवी पर भरोसा ही नहीं। मेरे शौहर मुझ पर इल्जाम लगा चुके थे। मैं गलत नहीं थी इसलिए मैं इस बात को नहीं मान सकती थी। मैंने भी अपने शौहर से बातचीत करना छोड़ दिया था और उनको इनके हाल पर छोड़ दिया था। लेकिन मेरा देवर मेरा बहुत ख्याल रखता था और अब मुझे इसका ख्याल रखना अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे शौहर तो मेरी फिक्र करना बिल्कुल ही भूल गए थे। मेरे मायके में भी मेरे भैया भाभी ने हम बहनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जब से इनकी शादी हुई थी वो हमेशा अपनी बीवी का ही ख्याल रखते थे। मेरा देवर मेरे लिए मेरे भाई की तरह था। कभी मेरे लिए कोई खाने पीने की चीजें लाता तो कभी मुझसे हंसी मजाक करता था। मेरी फिक्र भी उन्हें बहुत रहती थी। वो कहता था, भाभी आप घर के काम ज्यादा मत किया करो, कभी कभी थोड़ा आराम भी कर लिया करो। बेचारा खुद ही कभी कभी मेरे साथ रोटियां बनवा देता था, तो कभी मैं कपड़े धोती तो मेरे साथ कपड़े भी धुलवा दिया करता था। मैंने अपने देवर से एक दिन पूछ ही लिया कि जब तुम्हारी बीवी जिंदा थी तो तुम्हारा रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं रहता था जैसा अब है। उसने कहा, भाभी आपकी अहमियत मुझे मेरी बीवी के मरने के बाद पता चली कि आप कितनी अच्छी हैं और आप कितनी ज्यादा खूबसूरत और कम उम्र की हैं कि भैया आपके साथ खड़े होकर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जिसकी कदर भैया नहीं करते शायद मैंने भी आपकी कदर नहीं की थी, तभी खुदा ने मुझसे मेरी बीवी को छीन लिया। आप भी तो हमारे घर की ही मेंबर थी। मुझे पछतावा होता है कि मुझे आपके साथ अच्छा रवैया करना चाहिए था, बल्कि भैया को भी आपकी कदर करनी चाहिए। भैया आपको इस घर में बीवी बनाकर लाए हैं, नौकरानी नहीं। भैया आपको घर की नौकरानी समझते हैं और आपसे घर का सारा काम करवाते हैं। मुझे आप पर बहुत तरस आता
जाता है। मुझे हमेशा आपकी फिक्र लगी रहती है क्योंकि आपकी खूबसूरती इस घर के कामों में छुप कर रह गई है। मुझे बड़ी खुशी होती है आप जैसी खूबसूरत लड़की हमारे घर की बहू बनी है, जबकि मेरी बीवी आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी और मेरी बीवी आपके जितना टेस्टी खाना भी नहीं बनाती थी। आप बहुत अच्छी हो। मैं भैया को जरूर समझाऊंगा कि वो आपकी कदर क्या करें। अपने देवर से इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि मेरे शौहर ने आज तक खुलकर मेरी कोई तारीफ नहीं की थी और आज देवर ने मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर दी थी कि पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि मैं सच में अच्छी हूँ। मेरे शौहर से ज्यादा मेरे देवर को मेरी फिक्र थी। मैं सोच रही थी काश मेरा देवर ही मेरा शौहर होता। ये बात तो सच थी कि मेरे शौहर मेरे साथ नहीं जचते क्योंकि मैं खूबसूरत थी और कम उम्र की थी। मेरे शौहर की उम्र में काफी फासला था जबकि मेरे देवर की उम्र इतनी नहीं थी। मैं अपने देवर के साथ खड़े होकर अच्छी लगती थी पर कभी मैंने देवर को लेकर अपने मन में कोई गलत ख्यालात पैदा नहीं किए थे क्योंकि जो मेरे शौहर थे मैं उनसे ही मोहब्बत किया करती थी। मेरे शौहर ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए थे। अगर मैं गलत होती तो अपने देवर की इतनी तारीफ का फायदा भी उठा सकती थी। मेरा देवर भी गलत नहीं था, वो मुझे सिर्फ अपनी भाभी ही समझता था और इस वजह से ही मेरा ख्याल रखता था। अब तो मैं भी अपने देवर का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। वो काफी दिनों से अपने काम पर नहीं जा रहा और जब जाता था तो 1-2 घंटे काम करके घर वापस लौट आता था। एक दिन मैं सफाई कर रही थी, सफाई करते करते ही मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे करीब डॉक्टर बैठा हुआ था और मेरा चेकअप कर रहा था। जैसे ही मैं होश में आई और मैंने आंखें खोल कर देखा तो डॉक्टर मुझे मुबारक देने लगे और कहने लगे क्या माँ बनने वाली हो। मैं भी खुश हो गई क्योंकि ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैं माँ बनने वाली थी। अभी मेरे शौहर घर पर नहीं थे लेकिन मेरा देवर इस बात से बहुत खुश हो रहा था और बहुत खुशियां मना रहा था, बल्कि वो तो मिठाई का डब्बा लेकर आ गया था और डॉक्टर को अपने हाथ से खिलाने लगा। मैं भी सोचने लगी कि जब मेरे शौहर घर आएंगे तो मैं इनको ये खुशखबरी सुना दूंगी, वो भी सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। मेरे देवर ने कहा कि भाभी अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर खुदा ने आपको बेटा दिया तो भैया इस बात से बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि भैया को लड़के बहुत पसंद है। मैं अपने देवर की इस बात पर हल्की से मुस्कुरा दी थी। आस पड़ोस की औरतें भी मुझसे मिलने के लिए आई और मुबारक देने के लिए घर पर आ गई थी। हमारे घर में खुशी का माहौल छा गया था। मेरे देवर ने सारे मोहल्ले में मिठाई तकसीम करवाई थी। शाम के टाइम पर जब मेरे शौहर घर पर आए तो इन्हें मोहल्ले के लोगों ने मुबारक दी। जब मेरे शौहर घर पर आए तो कहने लगे आखिर किस बात की मिठाई बट रही है और किस बात की खुशियां मनाई जा रही हैं। मैंने अपने शौहर को बताया कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। मेरे शौहर कहने लगे अच्छा हमारे घर में कोई अच्छी खबर भी हो सकती है तुम्हारे होते हुए। मुझे तो कभी अच्छी खबर की कोई उम्मीद ही नहीं। मेरे देवर ने अपने भैया को गले से लगा लिया और कहने लगे भैया आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप पापा बनने वाले हो। अब हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। मुझे लगा ये बात सुनकर मेरा शौहर बहुत खुश होगा, लेकिन ये बात सुनकर तो मेरे शौहर खामोश हो गए और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई थी और अपने शौहर के पीछे पीछे कमरे के अंदर चली गई। मैंने कमरे के अंदर जाकर अपने शौहर से सवाल किया कि आपको खुशी नहीं हुई, तो वो कहने लगी अच्छा मजाक कर रहे हो तुम लोग। मैंने कहा आपके साथ कोई मजाक नहीं हो रहा, ये बात सच है। मेरे शौहर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि आपको यकीन नहीं होता तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, डॉक्टर खुद मेरा चेकअप करके खबर सुना कर गए हैं। आपको इस बात में कोई शक है कि मैं माँ बनने वाली हूँ? मेरे शौहर ने कहा तुम झूठ बोल रही है। वो इस बात से मुकर रहे थे। मेरे शौहर को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे शौहर का मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था। वो कैसे बेपरवाह हो सकते थे। उस दिन अपने शौहर का मूड देखकर मेरी खुशी भी गम में बदल गई थी। मेरा देवर मेरे लिए बाजार से समोसा लेकर आया पर मैंने वो समोसा नहीं खाया। मैं गुस्से में ही सो गई। मेरा शौहर घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ चला गया था। आज मैंने अपने देवर का दिया हुआ समोसा नहीं खाया था और मैंने उसको ले जाकर फ्रिज में रख दिया था। इसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गई। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ था मैं उस पर बहुत हैरान थी क्योंकि नींद में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे कोई अपनी गोद में उठाने की कोशिश कर रहा है। मैंने महसूस किया कि ये मेरा देवर है और मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गया। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर भी कमरे में आकर बैठ गया था। इसने देखा कि मैं अपने कमरे में मौजूद नहीं थी बल्कि अपने देवर के कमरे में मौजूद थी। मैं जाग रही थी लेकिन सोने की एक्टिंग कर रही थी ताकि मेरे देवर को शक ना हो कि मैं जाग रही हूँ। मेरा देवर समझ रहा था कि मैं सो रही हूँ। जैसे ही वो मुझे अपने कमरे में लेकर गया और उसने मुझ पर बेड पर लिटा दिया, फिर उसके बाद जो उसने मेरे साथ करना शुरू किया मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने शोर मचा दिया और खूब जोर जोर से चलाने लगी। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरा शौहर देवर के कमरे में दौड़ा चला आया। मेरा देवर भी मुझे चलाता हुआ देखकर घबरा गया था और फिर जो सच्चाई सबके सामने आई थी वो मेरे लिए बिल्कुल
भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। मैंने अपने शौहर को बताया कि आपका भाई मुझे गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आया है और ये मेरे साथ गलत हरकत कर रहा था। मेरा शौहर हैरानी से अपने भाई की तरफ देखने लगा। मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे लिए समोसे क्यों लेकर आते थे। इसकी लाई हुई चीज में नींद की दवाई मिली हुई होती है जिसको खाकर मैं सो जाती हूँ। मेरे शौहर को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपने शौहर को फ्रिज से वो समोसा लाकर दिखाया और बताया कि आज मैंने इसका लाया हुआ समोसा नहीं खाया, इसलिए आज मैं होश में थी। मेरे शौहर ने मेरे देवर के मुंह पर जब थप्पड़ मारा तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। वो डर गया था। इसने सारी सच्चाई बता दी कि मैं भाभी को बाजार से चीज लाकर देता था जिसको भाभी अपने कमरे में खाकर सो जाती थी और आप अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाते थे तो मैं भाभी को गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आ जाता था। मैं बाजार की लाई हुई चीजों में घर पर आने से पहले ही नींद की दवाई मिला दिया करता था जिससे भाभी गहरी नींद में सो जाती थी और मैं इसके बाद इनके साथ गलत काम किया करता था। यह बच्चा भी मेरा ही है। मेरे देवर ने यह भी बताया कि साथ ही वो मेरे शौहर को भी मेरे खिलाफ भड़काया करते थे, तभी तो मेरा शौहर मुझसे हमेशा गुस्से में रहता था और मेरी फिक्र और कदर भी नहीं करता था। ये सब सुनकर मेरे शौहर के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरा शौहर भी हैरान रह गया था कि इनका भाई इनकी बीवी के साथ ये सब कुछ क्या कर रहा था। मेरे देवर ने बताया कि वो ये सब इसलिए कर रहा था कि इसकी बीवी के मरने के बाद मैं इसे ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी और वो मुझ पर फिदा होने लगा था, तभी वो अपनी हवस मिटाने के लिए मेरे साथ ऐसा करता था। मेरे शौहर ने मेरे देवर की खूब पिटाई की और उसको घर से बाहर निकाल दिया। मेरे शौहर ने अपने भाई को मारा क्योंकि इनका भाई इनका भरोसा तोड़ रहा था और इसकी वजह से उन्होंने अपनी बीवी पर शक किया था। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरे शौहर ने अब की बार मुझे समझ लिया था। मेरे शौहर ने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी थी। मेरे शौहर मेरे देवर को पुलिस के हवाले करना चाहते थे लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया क्योंकि इसकी पूरी जिंदगी का सवाल था। अगर वो जेल चला जाता तो इसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मेरे शौहर ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था, इसके लिए वही काफी था क्योंकि इस घर के अलावा इसके पास कोई सहारा नहीं था। मेरा देवर उस दिन के बाद कभी भी घर लौट कर वापिस नहीं आया लेकिन मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया था। मेरे देवर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। खुदा की करनी ऐसी हुई कि मेरे देवर के जाने के एक हफ्ते बाद ही मैं पोछा लगा रही थी, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरा हमल जाया हो गया। मेरा शौहर सच्चाई जाने के बाद इस बच्चे से खुश नहीं था क्योंकि ये बच्चा मेरे शौहर का नहीं बल्कि इनके भाई का था। जब मेरे शौहर को मेरे हमल जाया होने की खबर मिली तो वो खुश हो गए थे। शायद वो बच्चा दुनिया में आता तो मेरे शौहर उसको दिल से कबूल नहीं कर पाते। खुदा ने मेरी जिंदगी आसान कर दी थी। मेरे शौहर मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इस हादसे को 4 साल गुजर चुके हैं और मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं फिर से उम्मीद से हूँ। इस बार ये बच्चा मेरे शौहर का ही है। मेरे शौहर अब मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और मेरी बहुत फिक्र करते हैं। देर से ही सही लेकिन मेरी जिंदगी खुदा ने बहुत आसान और खुशगवार बना दी है। वो कहते हैं ना कि खुदा के घर देर है पर अंधेर नहीं। यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था। देर से ही सही पर मुझे दुनिया की सारी खुशियां एक साथ मिल गई थी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।